हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हियर एंड वेलकम्स टू गुप्तास क्लासेस। जैसा कि हमारे 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और हम अकाउंट के बेसिक्स पे वर्क कर रहे थे, है ना। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं लेक्चर नहीं ले पाया, बट आज ये अकाउंट का जी वाला जी पीडीएफ है बेसिक, इसको ख़त्म कर देंगे और कल से हम गैप के बारे में पढ़ेंगे, जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो कल डेफिनेटली कल पढ़ेंगे, बट आज इस वीडियो को पूरा हम इस पीडीएफ को पूरा ख़त्म कर देते हैं जो भी इसके अंदर है। हमने लास्ट लेक्चर में यूज़र्स देख लिए थे, यूज़र के बाद हमने ये डेफिनेशन भी शायद से देख ली थी या नहीं देखी थी, आई डोंट नो, बट फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए डेफिनेशन। जैसे कि डेफिनेशन हमने एक पढ़ रखी थी 1961 वाली, जो दी थी AICPA ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट से, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो डेफिनेशन, और उसी के बेसिस पे मैंने आपको उसके कीवर्ड्स बिल्कुल हाईलाइट कर करके और बिल्कुल विस्तार से समझा दिए थे। चलिए एक दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डेफिनेशन दी थी 1966 में, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। वही बात कह रहा है, बट इसको कहने का तरीका कुछ अलग है। कह रहा है कि किसी भी द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, मतलब इन तीनों को मतलब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर मेजर करना है एंड देन कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ताकि हमको इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स मिल सकें। लाइक जजमेंट कौन लेगा, जजमेंट लेगा आपका एंड यूज़र, एंड यूज़र ही तो लेगा जजमेंट। जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, लाइक कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और कम्युनिकेशन हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वही प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, वही प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एंड यूज़र को मिलेंगे। तो एंड यूज़र जब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को ग्रैब करेगा, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को एंड यूज़र, ईयू मतलब एंड यूज़र क्या करेंगे, ग्रैब करेंगे। अब ग्रैब करने के बाद वो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे ना उसके बेसिस पे, या जजमेंट पास करेंगे, ठीक है, या डिसीजन लेंगे। उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक तरीके से इतना समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके, चलते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को मैंने खाली शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया है, क्योंकि मैं इन पर काफ़ी बात कर चुका हूँ ऊपर। जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो हमने बहुत सारी बातें करी थी। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, एक एक दो दो नंबर में ये एक एक नंबर में ये सवाल आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है ना। रिसेंटली अभी यूपीपीसीएल का एक एग्ज़ाम पेपर हुआ था, आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का। तो उसमें भी इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर राशनल डिसीजन मेकिंग। देखो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के क्या, अकाउंटिंग से हम क्या करते थे, अकाउंट्स बनाते थे, है ना। अकाउंट से हम क्या प्रिपेयर करते थे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते थे। ठीक है, उसकी मदद से एंड यूजर क्या लेते थे, राशनल डिसीजन लेते थे। राशनल डिसीजन मतलब सूझबूझ वाले डिसीजन, और एंड यूजर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई एज यू ऑल नो दैट रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टॉप, रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका इसका अकाउंटिंग का। आगे देखते हैं एक्सरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अवर ट्रांजेक्शन। अब भाई सीधी सीधी बात है कि हम इतने सारे ट्रांजेक्शन है, इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन है ना। अब उनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड बेसिकली कर क्यों रहे हैं, उसका कोई ना कोई तो पर्पस होगा ना। तो उसको रिकॉर्ड करना है, इस वजह से रिकॉर्ड करना है ताकि हमें एंड रिजल्ट पता चले, रिजल्ट पता चले उन ट्रांजेक्शन के। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट हियर इज प्रॉफिट, आइदर प्रॉफिट और लॉस।
ठीक है, ये रिजल्ट पता चलता है। असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, अब फाइनेंशियल पोजीशन पता चल कर सके, इसीलिए हम ये सब क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस को कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है आपकी, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक होता है आपका बैलेंस शीट। ये दोनों चीज़ें आपकी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसकी मदद से तो हमें परफॉर्मेंस पता चलती है बिजनेस की, ठीक है। उसकी वजह से हमें पता चलती है बिजनेस की पोजीशन ऑन एन एक्चुअल डेट, मतलब जो जिस भी डेट को हम बनाएंगे उस डेट को हमें क्या पता चलेगी, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक, उस डेट को हमको क्या पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन। देखो पी एंड एल और जो वही बैलेंस शीट, ठीक है। इसकी मदद से हमें क्या पता चलेगी, परफॉर्मेंस, ठीक है सर। और इसकी वजह से हमें क्या पता चलेगी, पोजीशन, पोजीशन मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, उससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, जैसा कि नाम ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और हम इससे परफॉर्मेंस पता कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सर आपको क्या पता चलेगी इससे, या तो प्रॉफिट के बारे में पता चलेगा या लॉस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। बट इससे क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि फर्म कितनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, ठीक है। ये पता चलेगा कि फर्म के पास पैसा है या नहीं, लोगों को चुकाने के लिए फर्म के पास पैसा है या नहीं, अगले अगले सेशन में वर्क करने के लिए फर्म के पास कितनी लिक्विडिटी है, लिक्विड में कैश है या नहीं, क्यों, क्योंकि डे टू डे जो भी टास्क होते हैं, है ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो हमें पैसे से ही सुलझानी पड़ती है, उसके लिए हमें लिक्विड कैश होना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ से इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गए पूरे ऑब्जेक्टिव्स, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, हम ऑलरेडी इन चीज़ों को बहुत ही विस्तार से पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत ही, आपने अगर कुछ पुराने वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है सर। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या है, रफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दें चीज़ें, ठीक है। तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट, ओके। चलिए आगे फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस में क्या है, द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर, मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहले मेजरमेंट है, अकाउंटिंग मेजर पास परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। भाई अकाउंटिंग से क्या करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, जितने भी पुराने साल के जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, लाइक ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पुराने गत वर्षों के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, उससे हमें क्या पता चलेगी, पास्ट परफॉर्मेंस पता चलेगी बिजनेस की, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमको करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि लास्ट ईयर का जो भी स्टॉक होगा वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो भी होंगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वाले, है ना, वो इस साल में कहीं ना कहीं वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें करंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको जानने का हमें मौका मिलेगा, ठीक है। अगला है फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बता देना, ठीक है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस यूजिंग पास्ट डाटा। भाई पास्ट डाटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फॉरकास्ट कर सकते हैं कि भाई भविष्य में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है, इसकी पोजीशन क्या रह सकती है इस एंटरप्राइजेस की, तो ये तो फॉरकास्टिंग में भी हेल्प होती है हमारी अकाउंटिंग की वजह से, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तीसरा है डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन मेकिंग तो करनी ही है ना, तो अकाउंटिंग प्रोवाइड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट टू एड रैशनल डिसीजन मेकिंग। भाई ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंड यूजर में हमने हर एक एंड यूजर के हिसाब से देख लिया था
कि हर एक एंड यूजर को क्या करना है, अपनी कोई ना कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो सप्लायर हो, कोई भी हो, है ना, एक्स वाई जेड कोई भी हो, उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो अकाउंटिंग हेल्प करेगा यूजर्स को रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, समझ में आया, आई गया हुआ, ठीक है। अगला कंपैरिजन इन evaluation accounting assess a performance achieved in relation to target and discloses information regarding accounting policy and contingent liability which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial result। कहने का मतलब ये है कि लाइक कंपैरिजन और evaluation में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। कैसे करता है कि अब जैसे कि कोई भी फर्म होती है या कोई भी एंटरप्राइज होती है, उनके अपने कुछ ना कुछ उनके गोल्स होते हैं कुछ, ठीक है। अब जो मिशन होता है या गोल होता है किसी भी एंटरप्राइज, है ना, तो उनको उनको क्या करना है, उनके लिए वो एक टारगेट बनाते हैं और टारगेट को अचीव करने के लिए वो उसके हिसाब से एफर्ट डालते हैं, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग क्या करेगा, परफॉर्मेंस जो भी अचीव कर रखी होगी टारगेट के हिसाब से उसको डिस्क्लोज करेगा उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से उसको डिस्क्लोज करेगा, ठीक है जी। हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, क्या क्या होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, कन्वेंशंस, कंसेप्ट, ये सब क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो उसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक हमारा इसी का है, ठीक है। तो अब जो भी टारगेट बनाए थे उसके हिसाब से जो भी फर्म ने या एंटरप्राइज ने परफॉर्मेंस अचीव करी है वो उसको डिस्क्लोज करेगा, किसकी मदद से, अकाउंटिंग पॉलिसी की मदद से। और कंटिजेंट लाइबिलिटी एक प्रकार की लाइबिलिटी होती हैं जो उसको हम शो नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, इसको भी हम आगे देखेंगे, है ना। नेक्स्ट मतलब लाइक इस लेक्चर के एंड तक हम इस टर्म को भी जान लेंगे कि कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रेडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड एवल्यूएटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये ट्रांजेक्शन है, कंटिजेंट लायबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। अगला पॉइंट है कंट्रोल। Accounting also identify weakness of the operational system and provide feedback regarding effectiveness of measure adopted to check such weakness। ठीक है भाई, कंट्रोल नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अकाउंटिंग क्या करती है, अपनी जो भी वीकनेसेस है, वीकनेस का है कि एंटरप्राइजेस की, ठीक है, ऑपरेशनल सिस्टम, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे वाली जो वर्किंग चीज़ें होती हैं उसमें जो भी वीकनेसेस हैं उसके बारे में पता करने में हेल्पफुल रहती है। और ये फीडबैक प्रोवाइड कराती है कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है। और उसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें अपनी वीकनेसेस का पता चल सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द एंटिटी। यहाँ पे ये डाई नहीं होगा, डाई ये गलत गलत आ गया, ये डाई डाई यहाँ पे नहीं होगा। नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है अकाउंटिंग, ताकि अकाउंट वो गवर्नमेंट क्या है एंटिटी पे कंट्रोल रख सके। जी हमने लास्ट लेक्चर में पूरे अच्छे से समझा था कि गवर्नमेंट के क्या हित रहता है अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसी भी मतलब फर्म के, कंपनी के अकाउंट को क्यों देखना चाहती है, उन पर क्यों कंट्रोल रखना चाहती है, एज वेल एज इन द कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ये पॉइंट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स, तो घबराने वाली बात नहीं है। नहीं देखा है तो पुराना लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। हो गया जी, चले आगे। आगे क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो वेरियस सब फील्ड है, मतलब लाइक मैंने बीच में एक शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपसे एक बार डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। सब फील्ड बोले तो ब्रांचेज हैं, लाइक, है ना। तो इधर हम देखते हैं सब फील्ड्स, सब
फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। थोड़ा ये पेन ऐसे ही चल रहा है तो अभी इसकी इतनी ज़्यादा आदत नहीं हुई है, ठीक है। तो सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे हम। अरे एक होती है आपकी एच आर ए बोले तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। एक होती है आपकी एस आर ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना, जो हम पढ़ेंगे, जिसमें वो सारे प्रिंसिपल्स वगैरह आ जाते हैं, एनडी फ्यूल और टेलर वगैरह साहब आ जाते हैं, पीटर ट्रकर आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे आ जाते हैं ना, तो वो सब। एक होती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे तो ये सारी फील्ड्स हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या है, आइए, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिटरमाइन द फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हमने इसकी वो पूरी प्रोसेस पता करी, लाइक कि हम एंड तक कैसे पहुंचते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद एंड यूजर तक कैसे पहुंचते हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा है तो उसमें क्या क्या निकालना हुआ, फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना हुआ कि किस भी पीरियड का है, एंड द स्टेट ऑफ अफेयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। स्टेट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट भी बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये उसी चीज की बात कर रहा है कि रिजल्ट और परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, सॉरी परफॉर्मेंस और पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेशन फॉर कंट्रोलिंग ऑपरेशन विद द व्यू टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। मतलब कि कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे ताकि हम ऑपरेशंस जितने भी ऑपरेशन क्या होते हैं, लाइक जो भी वर्किंग ऑपरेशन है किसी भी फैक्ट्री में या फर्म में या कंपनी में, तो यहाँ पे क्या होगा, डे टू डे ऑपरेशन की बात चल रही है। तो डे टू डे ऑपरेशन में भाई कोई कंपनी कुछ ना कुछ तो वर्क करती होगी, तो उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना इन द सेंस एक तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ताकि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है। अगला है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। भाई सीधी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, वही सब पढ़ते हैं ना, क्या प्रिंसिपल्स में क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, है ना, कंट्रोलिंग, ये सब चीज़ें पढ़ते थे ना, कोऑर्डिनेटिंग। तो वही सब चीज़ें हैं भाई कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ढंग से प्लान बना सके और ढंग से डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। यही सब है इसमें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इज कॉमनली टर्म्ड एज अकाउंटिंग। भाई सीधी सीधी बात है, इसको अकाउंटिंग भी कहा जाता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट डिफाइन अकाउंटिंग एज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहली लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये AICPA की डेफिनेशन दोबारा से यहाँ पे दे रखी है। तो ये डेफिनेशन आई थी 1961 में, एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है यूपी में, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन कौन सी ईयर में आई थी, ठीक है, वैसे आती नहीं है इस तरीके के क्वेश्चन, बट जो कुछ नहीं होता है एग्जामिनर के पास देने को, है ना, तो कुछ ना कुछ तो दे के पेपर बनाएगा ना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग को देखते हैं। कॉस्ट अकॉर्डिंग टू चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीमा, मतलब ये एक संस्था है कॉस्ट अकाउंटेंट से रिलेटेड। कॉस्ट अकाउंटिंग accountancy defined as the application of costing and cost accounting principles, method and techniques to the science, art and practice of cost control and ascertainment of profitability, as well as presentation of information for the purpose of managerial decision making। कहने का मतलब ये है कि इसमें वो कुछ बात नहीं कर रहा है, बस सीधी कुछ बात कर रहा है कि लाइक कि हमको कॉस्ट को कंट्रोल करना है ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल सके और हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकें इंफॉर्मेशन को, ताकि मैनेजर जो है वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद द यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सीधी बात है, देखो
मैनेजर जो बैठे हुए हैं, है ना, और जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, वो एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन आएगी लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनसे, और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जो कॉस्ट स्टेटमेंट्स आएंगे उनसे, उनकी मदद से वो क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, इन दोनों की मदद से क्या करेंगे, वो डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। On the basis of making within the order to provide them with the basis in making informed business decisions that will allow them to better occupied in the management and control functions। बस वही वाली बात कर रहा है, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेंगे उससे अच्छी से अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट का यही काम है और टॉप लेवल मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, चलें देख लेते हैं, एक नज़र इस पर भी मान लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डिफरेंस दे रखा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज प्राइमरी बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या कह रहा है, गलत लिख रखा है यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आएगी ना यहाँ पे। भाई डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो दोनों की मदद से कर रहे हैं ना, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग को और जोड़ लीजिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटरप्राइज, ये तो सही बात है कि लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिर्फ और जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट टू असिस्ट देम इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस, एवोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग। सीधी बात है भाई, मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग करना, मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना, मैनेजमेंट का काम है कंट्रोलिंग करना, ठीक है, स्टाफिंग करना, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, ये सारे जो फंक्शन है मैनेजमेंट के ही फंक्शन है और ये किसके अंदर आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, इसको ही देख लेते हैं। मेन इट्स मेन फोकस इज ऑन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग पीरियड। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, भाई सीधी सीधी बात है, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ा लाइक हमने, उसमें क्या हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, फिर क्लासिफिकेशन हो रहा था, फिर मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो रहा था लेजर के थ्रू, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए। तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि सारे जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेगा और उसके रिकॉर्ड करने के बाद वो एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर लेगा, और ये सब किसका पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, चलो रिपोर्ट प्रिपेयर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई मीन फॉर मैनेजमेंट एंड एज पर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट। आई सीधी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो भी रिपोर्ट बनेंगी वो किसके लिए कारगर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के लिए यूजफुल रहेंगी, और किसी को उससे क्या ही लेना देना। भाई मैनेजमेंट को उसी से प्लानिंग करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है, सारे स्टेप जो भी फंक्शन हैं आपके वो सारे मैनेजमेंट उन्हीं की बेसिस पर करेगा, तो उसकी रिपोर्ट की जो ज़रूरत होगी वो मुख्यतः मैनेजमेंट के लिए ही होगी। रिपोर्ट एज पर फाइनेंशियल accounting I mean for management as well as the stake shareholder and character of the concern। सीधी बात है, हाँ, कि भाई हमने पढ़ा था कि एंड यूजर के बारे में पढ़ा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो हर एक एंड यूजर को चाहिए, क्यों कुछ चाहिए वो भी हमने पढ़ा था। तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट होंगी वो मैनेजमेंट के लिए भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल बनाए रखना है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, मैनेजमेंट को भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो चाहिए चाहिए। उसके अलावा शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी के, तो उनको भी जानना है भाई कि उनका जो पैसा लगा हुआ उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट में कंटेन बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फिगर्स। ठीक है भाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज देखते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग देखते हैं, जी फंक्शंस देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फिगर। सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है लाइक कि मतलब कि आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ कुछ और हो सकती है, लाइक, है ना, मतलब
कहने का मतलब है मेरा स्टेट ऑफ माइंड से या मेरे ओपिनियन से मेरी सब्जेक्टिव थॉट कुछ भी हो सकती है, बट ऑब्जेक्टिव थॉट कहीं ना कहीं हर एक इंसान की वही होगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में दोनों की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फिगर। रिपोर्ट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय रेलेवेंट फिगर एंड इट एम्फसाइज ऑन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा। जैसा कि यहाँ पे हम ऑलरेडी नो, हम जानते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम्म, इधर लिखते हैं चलो, जो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, है ना। वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पे कोई सब्जेक्टिव थॉट तो नहीं होगी ना, खाली ऑब्जेक्टिव थॉट होगी। लाइक अगर कोई फिगर 100 का है तो सबके लिए वो 100 का ही दिख रहा है ना, है ना। अगर कोई फिगर आपका मान लो लेट सपोज 500 का है तो सबको वो 500 का ही लगेगा ना। क्या ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन 500 का है वो 500 का है, जो 100 का है वो 100 का है ना। बट यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लाइक आपको क्या ऐसी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, लाइक कि आपको मतलब कि आपको मान लो सपोज करो कि आपको रिक्रूट करने हैं लोग, रिक्रूट करना मतलब कि आपको कंपनी के लिए लोगों की नियुक्ति करनी है। ठीक है, अब एक मैनेजर कह रहा है लाइक कि ओनली 20 पीपल्स आर सफिशिएंट, मतलब 20 एक्स्ट्रा लोगों की जरूरत है, बट वहीं एक कह रहा है कि लाइक 25 लोगों की जरूरत है, हमें कम से कम 25 लोगों को रिक्रूट करना है। तो जी क्या हो गई, दोनों के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्टिव थॉट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है आता है यार, वो कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट को मतलब स्मूथली चलाने का। ठीक है, बट वहां पे जो चीजें आ जाएंगी वो खाली आएंगी आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो कि बेस्ड होंगी आपके नंबर्स पे, फिगर्स पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ओहो, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि रिपोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई रिपोर्ट्स हैं तो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट होना जरूरी है, नहीं है भाई, नहीं है ना जरूरी। भाई जो लॉ है, लॉ ने किस किस चीज को मैंडेटरी ऑडिट बोल रखा है, मैंडेटरी ऑडिट आपने लॉ ने बोल रखा है, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और एक मतलब जो ऑडिट बोल रखा है वो किसका, फाइनेंशियल का, और एक टैक्स ऑडिट, और एक होता है कॉस्ट ऑडिट। ये तीनों चीजें दो होती हैं, तो इनका ऑडिट होगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका ऑडिट होना जरूरी है, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें हमेशा क्या होगा, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये हम ऑडिट में पढ़ेंगे, ऑडिट अगर आपकी सब्जेक्ट का पार्ट हुआ तो। इट एवेल्यूट्स द सेक्शनल एज वेल एज द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। भाई सीधी सीधी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या देख रहे हैं हम, सेक्शन वाइज भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं और एंटायर परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। ठीक है, इट ascertain evaluate and exhibit the financial strength of the whole business। और उसमें खाली हम क्या देख रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पूरे बिजनेस की, कि बिजनेस कितना सॉल्वेंट है या कितना इंसॉल्वेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एंटायर परफॉर्मेंस सेक्शनल वाइज भी है और बिजनेस की भी है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक चीज को लेके नहीं चल रहे, यहाँ पे तो बस सारी फाइनेंशियल चीजों को लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग जो कर रहा है वो एक से ज्यादा सब फील्ड्स को देखते हुए चल रहा है। यहाँ पे HR भी इंक्लूड है, जैसे अकाउंटिंग का भी पार्ट इंक्लूड है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पार्ट इंक्लूड है, क्योंकि मैनेजर को तो हर चीज के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी है ना। ठीक है, चलें आइए आगे चलते हैं। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में हमने एक चीज देखी थी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमने एक डिफरेंस देखा था कि जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हो जाती है वहाँ से क्या स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, और ये शायद से मैंने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया आपको, आपने नहीं देखा देखिए जाके। ठीक है, बुक कीपिंग को देखते हैं। बुक कीपिंग में क्या रहा है, कार्टर, कार्टर कोई पहले इकोनॉमिक्स या फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट रहा होगा, कोई एक्सपर्ट रहा होगा, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, लाइक बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली अकॉर्डिंग
in books of account all those business transactions that result in the transfer of money or money is got। क्या कह रहा है कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग साइंस भी है, ठीक है, आर्ट भी है। उसमें क्या करना होता है, हमें करेक्टली रिकॉर्ड करना है क्या, ट्रांजेक्शन काय में, बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। जिससे क्या होता है, जिससे या तो मनी का ट्रांसफर हुआ है या मनी की वर्थ का ट्रांसफर हुआ है, लाइक जिससे मनी इन्वॉल्व है उन ट्रांजेक्शन को हमको क्या है करेक्टली रिकॉर्ड करना है, क्या होता है बुक कीपिंग होता है। समझ में आया इतना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी, ये क्या है, एक एक्टिविटी है कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन एन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस, मतलब जिस ऑकरेंस में हो रहे हैं, मान लो लेट सपोज कि आज आज की तारीख है, मतलब आज कितनी तारीख है, आज आपकी आई थिंक आज 17 तारीख है ना, तो 17/7/2023 है ना, हमने सुबह से बैठे हुए हैं लाइक, और हम अपना बिजनेस संभाल रहे, तो 17/7/2023 को हमारा जो बिजनेस है, सपोज करो हमारा बिजनेस है आपका कार 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 के मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर और कार प्रोवाइडर है, ठीक है। तो हमने सुबह 7 बजे, सॉरी 7 बजे तो नहीं खुलती इतनी जल्दी, है ना, 10 बजे मान लो सब लेट सपोज कोई कार बेची, तो हम उसे 10 बजे ही रिकॉर्ड करेंगे। 10:05 पे हमने क्या किया, हमने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे, तो वो रॉ मटेरियल जब पीक टाइम हुआ उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करेंगे। 10:10 पे मान लो हमने कोई और ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, कोई मशीन खरीदी है ना, तो उसे 10:10 पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक, तो जिस वक्त जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है, समझ में आ गया, आ तो जाना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, बुक कीपिंग ये मैकेनिकल टास्क, ये एक मैकेनिकल टास्क है, क्योंकि इसमें क्या है, बुक कीपिंग जो मेनली जो करता है ना वो जूनियर अकाउंटेंट करता है ना, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है बस मेनली तो, है ना, उसके बाद आपको खाते बनाने होते हैं, तो जो कोई भी जूनियर अकाउंटेंट कर लेता है, तो ये एक तरीके का क्या है मैकेनिकल टास्क है। बट आजकल तो सारी चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो रिकॉर्ड करने की ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है, कुछ कंप्यूटर पे अपने आप चीज़ों को फिल कर दो, है ना, और अपने आप आपके अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, भाई बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि इवेंट और ट्रांजेक्शन मनी वर्थ की हैं या नहीं, अगर मनी वर्थ की हैं तो आगे बढ़ो, नहीं मनी वर्थ की हैं तो छोड़ दो। अब उन मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, कलेक्शन किया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, फिर आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजेक्शन है या इवेंट है, इवेंट और ट्रांजेक्शन अगर फाइनेंशियल करेक्टर की है तो उसको मेजर कर लो कि भाई उसकी एक्चुअल वर्थ कितनी, एक्चुअल वो मतलब एक एब्सोल्यूट फिगर में भी तो कुछ ना कुछ आ रहा ही होगा ना, एब्सोल्यूट फिगर मेजरमेंट यहाँ पे का मतलब क्या है, कोई एब्सोल्यूट फिगर होगी, लाइक अब पहले तो हमने ये डेट आइडेंटिफाई किया कि भाई ट्रांजेक्शन मनी वर्थ का है भी या नहीं है, जब हो गया तो उसकी कुछ एक्चुअल या एब्सोल्यूट फिगर होगी ना, उसको मेजर करो और फिर फाइनली उसको रिकॉर्ड कर लो, है ना। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन तो जिस भी मतलब जिस भी हिसाब से वो अकर हो रहे हैं, लाइक अकरेंस का मैंने बता दिया ना, ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, लाइक फीफो में क्या होता है कि जिस भी ट्रांजेक्शन जो पहले हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर दो, फिर जो हो रहा है फिर रिकॉर्ड कर दो, लाइक इस तरीके से। फिर क्लासिफिकेशन कर दो, क्लासीफाई कर दो यार उन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस हम काय में करते हैं, लेज़र बना के करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस, भाई ट्रायल बैलेंस का पार्ट भी क्या का पार्ट होता है बुक कीपिंग का, ये मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता चुका हूँ, नहीं यार तो आप पुरानी वीडियोस को देखिए, ठीक है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बना दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बुक कीपिंग के अंदर करते हैं। तो बुक कीपिंग को हम यहाँ पे शॉर्ट में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग में हम करेंगे, है ना, बी के
BK मतलब बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। आइडेंटिफाई हो गया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इन द इवेंट ऑफ देयर ऑकरेंस। उसके बाद क्या कर लेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासीफाइड करेंगे, लाइक जो सेम नेचर के जो ट्रांजेक्शन होंगे उनका अलग अलग खाते बनाएंगे। खाते इन द सेंस अकाउंट्स बनाएंगे। क्लासीफाइड अकाउंट बनाने के बाद उनका जो एंड बैलेंस होगा, लाइक एंड बैलेंस होगा ना, सब अलग अलग खातों का एंड बैलेंस हम क्या बना देंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो बुक कीपिंग का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट जो होता है वो है आपका अकाउंटिंग। तो ये बहुत बहुत पुरानी लाइन है, लाइक बुक कीपिंग जहाँ पे ख़त्म होती है, ends where accounting starts। जहाँ पे बुक कीपिंग, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, अकाउंटिंग पहले लिया, अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो मतलब जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2-3 बार मैंने ये चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। इसके बाद ये लेक्चर हो जाए आगे का, तो कल शायद से हम MCQ लगा लेंगे इससे रिलेटेड जितने भी होंगे। ठीक है, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट फॉर अकाउंटिंग। सीधी सीधी तो बात है। बुक कीपिंग में हम एंड में कहाँ जा रहे, एंड में क्या बना रहे थे, एंड में सबसे पहले एंड में हम बना रहे थे बुक कीपिंग अंदर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की वजह से हम क्या बनाएंगे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देंगे, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन। इसके बेसिस पे ये डिफरेंस नहीं लग रहा मुझे। मतलब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज इनपुट फॉर अकाउंटिंग, है ना। आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन। अच्छा अच्छा ठीक है। अब अकाउंटिंग का जो आउटपुट होगा भाई, इसकी वजह से इसके आउटपुट से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर दी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी तो कोई ना कुछ आउटपुट होगा, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एंड यूजर्स हैं वो क्या लेंगे, उनको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद होगी। उनको एक इन्फॉर्म क्या मिलेगी, इन्फॉर्म्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन्फॉर्म सोर्स इन्फॉर्म इन्फॉर्म्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, लाइक उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से। उसकी वजह से फिर वो क्या करेंगे, रैशनल डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो यही बहुत वो बोल रहा है कि इसका आउटपुट तो क्या हो जाएगा भाई, बुक कीपिंग का आउटपुट, सॉरी, बुक कीपिंग का आउटपुट क्या हो जाएगा, बुक कीपिंग का आउटपुट तो इनपुट हो जाएगा किसके लिए, अकाउंटिंग के लिए भाई। पर अकाउंटिंग का आउटपुट की वजह से क्या होगा, ये इन्फॉर्म जजमेंट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा एंड यूजर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। पर्पस ऑफ बुक कीपिंग टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कनेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर ही, कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कैसे होंगे, इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। ठीक है, रिकॉर्डिंग होगी जो भी ट्रांजेक्शन की इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस। भाई सीधी सीधी बात है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पर्पस क्या है अकाउंटिंग का भाई, ये रिजल्ट पता करना। रिजल्ट क्या होता है आपका, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। भाई जो ऑपरेशन मतलब भाई कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, तो उसके कोई ना कोई डे टू डे कोई ना कुछ ऑपरेशंस कर रही होंगी ना। लाइक वो कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दिया था, तो उनका डे टू डे ऑपरेशन क्या है, कार को बनाना, है ना। कार को बनाना है, कार की सर्विसेज प्रोवाइड करना, और बहुत सारी मतलब जितनी भी इससे रिलेटेड एसेसरीज वगैरह उनको प्रोवाइड करना। तो वही उनके डे टू डे ऑपरेशन होगा, उन्हीं को बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो उसका रिजल्ट बताना। ठीक है, और या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताना बिजनेस की, कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब कि बिजनेस कितना ज़्यादा लिक्विड है या कितना ज़्यादा लिक्विड नहीं है, मतलब सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इसके बारे में बताना। बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ रिकॉर्ड अकाउंटिंग। सीधी सीधी बात है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग।
पढ़ा था ये बात हमने पहले ही लेक्चर में। तो अब हमें पता है कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग हम बुक कीपिंग से स्टार्ट करने हैं, तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, फाउंडेशन है अकाउंटिंग की। ठीक है, अकाउंटिंग कंसीडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसके स्टेटमेंट के पीछे एक एमसीक्यू बन चुका है इसके ऊपर बहुत बार। अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। काय में आया है ये क्वेश्चन, ये यूपी टीजीटी वगैरह के एग्जाम में आ चुका था। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बताया था, बुक कीपिंग का जो काम होता है वो जूनियर स्टाफ करता है, जूनियर अकाउंटेंट करता है। अकाउंटिंग डन बाय सीनियर स्टाफ विद स्किल्स ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। भाई सीधी बात है कि जो अकाउंटिंग का काम है उसमें मेनली क्या हो रहा है, उसमें मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए ये काम कोई छोटा जूनियर स्टाफ नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको सीनियर स्टाफ की मदद लेनी पड़ेगी, ताकि इसमें स्किल्स हो एनालाइज करने की और इंटरप्रिटेशन करने की भी स्किल मौजूद हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग टू समराइज द cumulative effect of all the economic transaction of business for a given period, maintaining permanent record of each business transaction with its evidence and financial effect on accounting variable। कहने का मतलब वही चीज जो उसने रिपीट कर दी कि ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक सारे ट्रांजेक्शन को पहले रिकॉर्ड करो, उससे क्लासिफाइड अकाउंट बनाओ। ठीक है, उसके बाद फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ। ट्रायल बैलेंस क्या काम करेगा, एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब सबको जोड़ जाड़ के एक समरी बना लो लाइक ट्रांजेक्शन की। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, और ये सब किसकी मदद से हम रिकॉर्ड जो करेंगे, वो कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट की वजह से रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई वाउचर हो, सेल्स बिल हो, परचेज बिल हो, ठीक है, इनवॉइस हो, इनकी वजह से हम क्या करेंगे, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग बट आल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाता है। तो इसका अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग तो शामिल है ही है, लाइक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना तो बेसिक पार्ट है ना, वो सब तो है ही है। बट उसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एनालाइजिंग वाला पॉइंट आ जाएगा, इंटरप्रेटिंग वाला आ जाएगा, रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एंड यूजर को जो जब हम देंगे वो पॉइंट शामिल हो जाएंगे, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। ठीक है, चले आगे। अकाउंटिंग साइकिल को देखते हैं। अकाउंटिंग साइकिल वैसे हमने एक तरीके से पढ़ ली है, बट मतलब वही तो थी यार, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, वो सब चीज़ें थी, है ना। तो वही है यहाँ पे। व्हेन कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर इज डन, जब एक बार एक चक्रा घूम जाएगा, कंप्लीट सीक्वेंस हो जाएगी अकाउंटिंग प्रोसीजर की, है ना, विच हैपन फ्रीक्वेंटली या रिपीटेड इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि क्या होती है, बार बार होती है और बार बार रिपीट होती है और हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है, ये नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन में होगी। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, द सेम इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, कुछ नहीं है, वही सब है कि एक ट्रांजेक्शन से दूसरे मतलब एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसी की अकाउंट बनाओ, उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, यही सब है अकाउंटिंग साइकिल में। ये अकाउंटिंग पीरियड में निरी दफे रिपीट होती है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से, क्या क्या अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग साइकिल कितनी बार रिपीट होती है ना। इस पे बता, कोई भी स्टेटमेंट लिख के दे सकते हैं कि लाइक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में मिनिमम मतलब बहुत बार क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती है, काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती है, जो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, फेसेस और स्टेप्स क्या है अकाउंटिंग साइकिल के, इस चित्र की मदद से देख लेते हैं, मतलब इस डायग्राम की वजह से। देखो, सबसे पहला स्टेप तो होगा आपका, पीले की मदद लेते हैं, रिकॉर्डिंग, जो हो गया आपका पहला नंबर। उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की, काय में, जर्नल में। जर्नल के बाद हम क्लासिफाइड अकाउंट बनाएंगे लेजर में। लेजर के बाद हम बनाएंगे चौथे नंबर पे ट्रायल बैलेंस। फिर कुछ एंट्री रह गई होंगी ट्रायल बैलेंस के बाद भी, लाइक पोस्ट करने के लिए, है ना, या रिकॉर्ड करने के लिए, तो
की क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। ठीक है, फिर एंट्रीज को एडजस्ट करने के बाद फिर से एक बार ट्रायल बैलेंस को एडजस्टेड करेंगे। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिर क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे। क्लोजिंग एंट्रीज आपकी कब होती हैं, ड्यूरिंग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जब हम बनाते हैं तब आपकी क्लोजिंग एंट्रीज हम करते हैं, क्योंकि ये अकाउंट क्या होते हैं, इनको क्लोज करना पड़ता है साल में एंड में। ठीक है, और इनकी मदद से जो भी इसका एंड रिजल्ट होगा प्रॉफिट और लॉस, उसको हम कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट में डालेंगे, या मतलब एक तरीके से एक ही पार्ट है, मतलब जी उसकी मदद से हम क्या बना देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वाली जो साइकिल है, ये चक्रा जो है, ये बार 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 घूमता ही रहेगा। लाइक पूरे साल में पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, कितनी बार ये चक्रा घूमेगा अकाउंटिंग साइकिल, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, अब कोई छोटा बिजनेस है तो उसमें अकाउंटिंग साइकिल लिमिटेड होती है, कोई बड़ा बिजनेस है तो उसमें अनलिमिटेड होती है। यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग होगी पहले ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन जैसे ही हो जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्डिंग इन द सब्सिडी बुक्स या फिर जर्नल। जर्नल इज ऑल्सो सब्सिडी बुक, जो हमने पढ़ लिया। जर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन जर्नल क्रोनोलॉजिकली मतलब एज पर टाइम, मतलब 10:10 पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ और 10:12 पर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो पहले 10:10 वाला होगा, फिर 10:12 वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लेजर ऑल जर्नल आर पोस्टेड इनटू लेजर क्रोनोलॉजिकल एंड इन ए क्लासिफाइड मैनर। ये हमको पता है कि लाइक जर्नल से जो भी ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। याद रखना, ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये अकाउंटिंग टर्म बहुत बार यूज होता है, लाइक के पोस्ट करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो हम क्या करते हैं, हम पोस्ट करते हैं। जर्नल के ट्रांजेक्शन को लेजर में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकली, वैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग, और इन अ क्लासिफाइड मैनर। भाई क्लासिफाइड मैनर का मतलब मैं ऑलरेडी बता सकता हूँ कि जो भी जिस भी नेचर के हैं वो एक साथ उनकी ग्रुपिंग कर दी जाती है और अकाउंट्स बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक समरी स्टेटमेंट बनाएंगे। लाइक एक ट्रायल बैलेंस फॉर्म में एक स्टेटमेंट बनाएंगे। आफ्टर टेकिंग ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, मैंने कही थी ना उनका एंड बैलेंस, उनका क्लोजिंग बैलेंस लेंगे लेजर अकाउंट का। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये चारों पार्ट अप टू पॉइंट 4 ये काय के हैं, बुक कीपिंग का पार्ट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री आर टू बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले अगर कोई एंट्री छूट गई है या रह गई है या कुछ एंट्रीज को एडजस्टेड करना है तो वो भी हम एडजस्टेड एंट्रीज का काम भी करेंगे। देन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी आल्सो भी प्रिपेयर्ड, ये भी बनाया जा सकता है। भाई कोई ट्रांजेक्शन रह गया तो उसको फिर से दोबारा अकाउंट में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना देंगे। क्लोजिंग एंट्री ऑल द नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट के एंड में समझेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। उसमें आपको जानने को पता चलेगा कि नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बस मैं इतना बता दूँ कि जो ट्रायल बैलेंस जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं और उनको साल में बंद करना जरूरी होता है। ठीक है, इनको क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। मतलब जितने भी अकाउंट होते हैं नॉमिनल नेचर के, मतलब जितने भी खर्चे और रेवेन्यू वाले अकाउंट होते हैं उनका जो बैलेंस है वो ट्रेडिंग और P&L में ट्रांसफ़र करके उनको बंद किया जाता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाउ बी इजीली प्रिपेयर विच विल एग्जिबिट द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट। ऑपरेटिंग रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट और लॉस से है। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि कंपनी आपकी सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, क्या उसकी क्या पोजीशन है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक बनाने के बाद हमारी अकाउंटिंग जो साइकिल है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट वाली सिचुएशन मैंने छोड़ी है, फिर भी आपको लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है, एक तो होता है एक्रूअल बेसिस पे, दूसरा होता है आपका कैश बेसिस पे। भाई जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो तो या तो आप एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में,
या फिर आप कैश बेसिस पे करोगे। तो अकाउंटिंग को बेसिस क्या है, दो है, एक एक्चुअल बेसिस, एक कैश बेसिस। ठीक है, चलें देखें क्या है ये दोनों। चलिए देखते हैं एक्चुअल बेसिस को। Actual basis of account is a method of recording transaction by which revenue, cost, asset, liability are reflected in the account for the period in which they accrue। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन में चाहे वो रिवेन्यू हो, कॉस्ट हो, एसेट हो, लाइबिलिटी हो, वो अकाउंट्स में आपको उस पीरियड के अकाउंट में आपको दिखाने पड़ेंगे जिसमें वो एक्रू हो गए। एक्रू होने का मतलब यहाँ पे जी है, एक्रू होने का मतलब यहाँ लिखते हैं, चलो देखते हैं। देखो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो हर हर पीरियड में बनते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली, है ना, ठीक है। कब बनते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अब ये ईयर क्या हो सकता है, ये ईयर आपका हो सकता है, या तो ये हो सकता है कैलेंडर ईयर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है फाइनेंशियल ईयर। सर ये कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वैसे मोस्ट ऑफ आपको सबको पता होगा लगभग, वैसे तो काफ़ी ये, फिर भी मैं बता देता हूँ। कैलेंडर ईयर, जो आप कैलेंडर यूज़ करते हैं ना सालाना, तो इसमें कैलेंडर कब स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से, एंड कब होता है, 31 दिसंबर को, ये हो गया आपका कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट, एंड कब होता है, 31 मार्च। तो आपके जो अकाउंट्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं, लाइक गले में थोड़ी खराब है, सॉरी, थोड़ी दिक्कत हो गई है, तबीयत खराब थी, सॉरी, आई एम सॉरी। हम हाँ, हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ, तो हम जो बनाएंगे अपने अकाउंट्स को, या तो फाइनेंशियल ईयर, वो कैलेंडर ईयर की बेसिस पे बनाएंगे, फाइनेंशियल। अब हम क्या समझ रहे थे यहाँ पे, एक्रू। तो कहने का मतलब ये है कि एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि, बेसिस का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे अगर वह ट्रांजैक्शन उस अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित है, पीरियड से संबंधित है। अब संबंध कैसे निकालेंगे, ठीक है, अब संबंध कैसे पता करेंगे, यहाँ पे संबंध पता करने से मतलब है, संबंध होना मतलब अकाउंटिंग पीरियड से संबंध होने का मतलब पता है क्या है यहाँ पे, संबंध होने से मतलब या तो वो ट्रांजैक्शन साल में हो गया हो, है ना, है ना, कहने का मतलब ये है, या तो वो ड्यू हो गया हो, या फिर वो एक्चुअली में पेड हो गया हो, है ना, या तो वो ड्यू हो गया हो, जो एक्चुअली में वो रिसीव्ड हो गया हो। ये चीज़ों को देखो बस लास्ट की दो लाइन,
ड्यू हो गया हो या पेड हो गया हो, हम उसको क्या कर लेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। ड्यू हो गया हो या रिसीव्ड हो गया हो, हम उस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज करो कि एक ट्रांजेक्शन यहाँ था रेंट का, कि आपको सालाना के 12,000 रुपये रेंट के देने पड़ते हैं। आपने एक प्रेमाइसिस ले रखा है जिसमें आप अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं, तो सालाना आपको 12,000 रुपये रेंट के देने देने होते हैं। ठीक है, अब आपने साल 10 महीने तक रेंट दे चुके हैं। ठीक है, तो 10 महीने के कितने हो गए, 10,000 हो गए। बट स्टिल आपके 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। तो क्या आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहां पे जो रेंट पेड लिखोगे वो तो 10 के लिखोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10 के दे दिया है ना। तो क्या आप वो 2,000 को भी इंक्लूड करोगे जो आउटस्टैंडिंग है, या नहीं करोगे, मतलब उसे रिकॉर्ड करोगे या नहीं रिकॉर्ड करोगे। अभी तो मैंने सिर्फ ये पूछा, रिकॉर्डेड और नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो आंसर ही रिकॉर्ड करोगे। क्यों, क्योंकि जो 2,000 है वो इसी पीरियड का है। अब इसको रिकॉर्ड करने की प्रोसेस हम बाद में समझेंगे कि लाइक इसको लायबिलिटी में दिखा देंगे, है ना। और 2,000 को हम आउटस्टैंडिंग रेंट बनाते हैं उसमें प्लस करके दिखा देंगे, वो बात की बात है, वो एडजस्टमेंट वगैरह वो बात की बात है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट यहाँ पे हमें पूछ रहा हूँ कि क्या हम 2K को रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, तो आंसर ये रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने मान लो पेड भी नहीं किया है, यदि अभी तक हमने 2 महीने तक रेंट पेड नहीं किया है ना, तो अभी हमने इसको क्या किया, यहाँ पे रिकॉर्ड किया। क्यों किया, क्योंकि यही एक्चुअल बेसिस कहता है। एक्चुअल बेसिस यही कहता है कि या तो ड्यू हो जाए कोई ट्रांजेक्शन, या तुम एक्चुअली में पेड कर दो, तो उसको आप क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही ये तो एक्सपेंस के लिए है। दूसरा इनकम के लिए देखेंगे। इनकम के लिए यदि इनकम ड्यू हो जाए, ठीक है, या फिर वो रिसीव्ड हो जाए, तो भी हम उसको रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, तो यही है एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम इसके बाद एक्चुअल कंसेप्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो बाकी चीज़ें इससे रिलेटेड जो भी होंगी मैं वहाँ पे समझाऊंगा। कुछ जनरल में भी कुछ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको और भी क्लियर कट समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब तक जितना मैंने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा, लाइक कि जब जब आपको कैश मिला है, कैश रिसीव हुआ है, रिसीव होने पे चलेगा बस। अगर कैश रिसीव आज हुआ है तो आज रिकॉर्ड कर दो, कल हुआ है तो कल रिकॉर्ड कर दो, और नहीं हुआ है तो मत रिकॉर्ड करो। मतलब ये कि इस पिछले पीरियड का कैश आपको आज रिसीव हो गया तो आज रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो इसमें देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय विच रेवेन्यू कॉस्ट एसेट लायबिलिटी आर रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट फॉर द पीरियड इन विच एक्चुअल रिसीव्ड और एक्चुअल पेमेंट आर मेड। मतलब कहने का मतलब है जब आपको एक्चुअली कैश रिसीव हुआ है, एक्चुअल में जब आपने अपनी जेब से निकाल के पेमेंट किया है, तभी आप कैश बेसिस को रिकॉर्ड करोगे, वरना आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, आइए इसका एक डिफरेंस देखते हैं, है ना, या फिर अगले वीडियो में देखें। चलिए इधर से हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। आज एक रात में एक वीडियो और बना दूंगा मैं, तो ये वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद कल से फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर इसे अपलोड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, इस वजह से मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँ। अगली वीडियो अभी थोड़ी बहुत देर में बना
ठीक है, ख्याल रखिए अपने, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, गुप्ता क्लासेस से अटैच रहिए, जो भी होगा जितना भी होगा हम आपके लिए करेंगे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज वगैरह की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो पढ़ते रहिए आप सब लोग, ठीक है। आगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।